और कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो गए? चलो अब हम लोग आज क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 3 मानव प्रजनन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग चैप्टर के हेडिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लें। मानव प्रजनन, मानव एक लिंगी जीव है, अर्थात मानव यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें नर अलग मादा अलग जीव शरीर पे स्थित रहते हैं, वैसे जीव को हम लोग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो मानव में नर अलग और मादा अलग अलग होते हैं। अब हम लोग प्रजनन के बारे में समझें। प्रजनन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। प्रजनन दो तरह का होता है, एक लैंगिक प्रजनन और एक अलैंगिक प्रजनन। अब ये जो ह्यूमन है, मानव में किस तरह का प्रजनन होगा? तो मानव में लैंगिक प्रजनन होता है। कैसे होता है? क्योंकि मानव जो है दो अपोजिट मतलब विपरीत लिंग वाले जीव इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक संलयन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो मानव में प्रजनन कैसा होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि मानव एक लिंगी है या द्विलिंगी, तो मानव एक लिंगी जीव है। मानव में प्रजनन कैसे होता है? तो मानव में प्रजनन लैंगिक प्रजनन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो जीव होते हैं वो ओविपेरस होते हैं और बहुत सारे जीव विविपेरस होते हैं। तो मानव के बारे में हम लोगों को पता करना है कि मानव ओविपेरस है या विविपेरस है। सबसे पहले हम लोग इस टर्मिनोलॉजी को समझें कि ओविपेरस क्या होता है। ओविपेरस का मतलब होता है अंडप्रजक। वैसे जीव जो अंडे को जन्म देते हैं उसको हम लोग ओविपेरस अर्थात अंडप्रजक कहते हैं। और विविपेरस वैसे जीव जो अंडे को नहीं जन्म दे करके डायरेक्ट बच्चे को उत्पन्न करते हैं, वैसे जीव सजीव प्रजक या विविपेरस कहलाते हैं। तो बच्चे बताइए मानव क्या होगा? मानव ने तो अंडा नहीं देता कभी, मानव डायरेक्ट बच्चे को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए मानव क्या हो गया? विविपेरस सजीव प्रजक जीव। इस तरह से हम लोगों का 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गया। चलिए अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक नर प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन आएंगे, थोड़ा सा हम लोग उस चीज़ को देख लें। तो इसमें वृषण आएगा, वृषण की संख्या 2 होगी। फिर एस्क्रोटम जिसको हम लोग वृषण कोश कहते हैं, वृषण कोश आएगा। वृषण कोश के साथ साथ सहायक नलिकाएं आती हैं और सहायक ग्रंथियां आती हैं। सहायक ग्रंथियां आती हैं। अब हम लोग प्रजनन तंत्र को पढ़ने से पहले देखते हैं कि मानव प्रजनन तंत्र को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। जनन तंत्र को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। कौन कौन से पार्ट होंगे इसके? तो एक होगा हम लोगों का प्राथमिक लैंगिक जनन अंग, पहला क्या हो गया हम लोगों का? प्राथमिक लैंगिक जनन अंग। और दूसरा क्या होगा हम लोगों का? द्वितीयक लैंगिक जनन अंग। अब हम लोग पहले समझते हैं इस चीज़ को कि प्राथमिक लैंगिक जनन अंग क्या होता है। तो वैसे अंग जो युग्मक का निर्माण करे। किसका? युग्मक का निर्माण करे। युग्मक में अगर नर जनन अंग है तो नर युग्मक क्या होगा? शुक्राणु होगा। और मादा होगी तो मादा में क्या होगा? अंडाणु होगा। युग्मक का निर्माण हो गया। इसके साथ ही साथ लैंगिक हार्मोन,
लैंगिक हार्मोन का मतलब हो गया वैसा हार्मोन जो प्रजनन में हेल्प करता हो। उस हार्मोन का भी निर्माण प्राथमिक लैंगिक अंग के द्वारा होता है। तो बच्चों हम लोगों ने प्राथमिक लैंगिक अंग को समझ लिया। क्या हो गया? वैसा अंग, वैसा ऑर्गन जो युग्मक का निर्माण करे। अगर नर प्रजनन अंग है तो शुक्राणु का, अगर मादा प्रजनन अंग है तो अंडाणु का निर्माण करेगा। इसके साथ ही साथ हार्मोन का, कौन से हार्मोन का? तो लैंगिक हार्मोन, मतलब जो हम लोगों के प्रजनन में हेल्प करे, उस हार्मोन का भी निर्माण प्राथमिक लैंगिक अंग के द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि प्राथमिक लैंगिक अंग का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो नर के लिए वृषण टेस्टिस हो जाएगा और मादा के लिए क्या हो जाएगा? अंडाणु हो जाएगा। सॉरी, मादा के लिए अंडाशय हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में समझे कि द्वितीयक लैंगिक जनन अंग क्या हो गया? तो वैसे अंग जो ना तो युग्मक का निर्माण करते हैं और ना ही हार्मोन को बनाता है। क्या? न ही युग्मक का निर्माण होता है उससे और न ही हार्मोन का निर्माण होता है, सिर्फ और सिर्फ वो प्रजनन में सहायता करते हैं। वैसे अंग को हम लोग द्वितीयक लैंगिक जनन अंग कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग नर प्रजनन तंत्र के डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम को समझते हैं। तो नर प्रजनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा वृषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है जिसका आकार ओवल शेप्ड अर्थात अंडाकार होता है। अगर हम लोग इसके कलर की बात करें तो ये लाइट पिंक कलर, मतलब हल्के गुलाबी रंग की संरचना होती है। अब ये जो संरचना है वृषण एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर के अंदर बंद होता है, जिस पाउच को हम लोग वृषण कोश अर्थात स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा? एक जोड़ा वृषण नर प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आता है। वृषण एक पाउच नुमा संरचना के अंदर रहती है, जिस संरचना को क्या कहा? वृषण कोश। प्रत्येक वृषण जो है वो 250 कंपार्टमेंट में इस तरह से डिवाइडेड होते हैं, 250 कंपार्टमेंट में बटे होते हैं। इस कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं वृषण पालिका, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इसकी संख्या कितनी होती है? 250 होती है। अब क्या हो गया? इन 250 दोनों टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। इस 250 कंपार्टमेंट से किसी से 1, किसी से 2 और किसी से 3 अति कुंडलित नलिकाएं का निर्माण होता है। अति कुंडलित नलिकाएं निकलती हैं, जिस नलिका को हम लोग शुक्र जनन नलिका कहते हैं। शुक्र जनन नलिका। अब ये नलिका एक नली के सहारे, जिसको हम लोग रेटे टेस्टिस कहते हैं, रेटे टेस्टिस, और वास डिफरेंस के सहारे, यहीं पे वास डिफरेंस होता है जो कि एपिडिडाइमिस के अंदर इन करता है, सॉरी वास इफरेंस के सहारे एक नली में जाकर के ये कुंडलित नली है उसमें जमा हो जाती है, जिसको हम लोग अधिवृषण कहते हैं। अब ये हम लोगों का स्ट्रक्चर अधिवृषण हो गया। इस अधिवृषण में जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि वो रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए मैच्योर ना हो जाए। अब क्या हो गया? ये हम लोगों का अधिवृषण हो गया। अधिवृषण से हम लोग देख रहे हैं कि एक नलिकाएं निकल रही है, जिस नलिका को हम लोग शुक्रवाहिनी अर्थात वास डिफरेंस कहते हैं। ये शुक्राणु को आगे की तरफ मूव करवाती हैं और ये हम लोगों का यूरेटर मूत्रवाहिनी हो गया। मूत्रवाहिनी के ऊपर से लूप बनाते हुए यूरिनरी ब्लैडर अर्थात मूत्राशय में इन करती है, मूत्राशय में पहुंचती है। मूत्राशय में जब ये पहुंचती है तो पहले से 2 सहायक ग्रंथियां यहाँ अवस्थित रहती है, जिस ग्रंथि का नाम है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। क्योंकि
क्योंकि हम लोग देख रहे हैं मूत्राशय के अंदर मूत्र भरी हुई रहती है और मूत्र के प्रकृति को हम लोग जान रहे हैं कि एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीय नेचर होने की वजह से ये शुक्राणु को नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब उसमें शुक्राणु की डेथ हो सकती है। इसीलिए यहाँ शुक्राशय से सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है और वो अम्ल से अभिक्रिया करके उसको न्यूट्रल कर देता है। और कुछ इसके साथ फ्रुक्टोज, कैल्शियम, अदर रासायनिक पदार्थ होते हैं जो इतनी लंबी यात्रा करके जो शुक्राणु जाता है, जो अक्रिय हो जाता है, उसको सक्रिय बनाने का काम करते हैं शुक्राशय से निकले हुए सेक्रीशन। अब क्या हो गया, शुक्राणु और सेमाइनल प्लाज्मा आपस में मिलकर के एक नली में पहुंच जाती है जिसको हम लोग इजाकुलेटरी डक्ट या अस्खलनीय नलिका कहते हैं। अस्खलनीय नलिका यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर से इन करती हुई मूत्र मार्ग में खुलती है जिसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। और मूत्र मार्ग का जो ओरिजिन होता है, निर्माण होता है, वो यूरिनरी ब्लैडर से होता है। अब ये जो हम लोगों का मूत्र मार्ग है, वो मूत्र मार्ग एक नली के द्वारा पेनिस में खुलती है जिसको हम लोग सिसन कहते हैं। ये हो गया हम लोगों का सिसन। सिसन क्या है कि एक हल्की डार्क स्किन से कवर्ड होती है, जिस स्किन को हम लोग या तो अग्र छद कहते हैं या फोर स्किन कहते हैं, जिसे कवर्ड होती है। ठीक है। अब इसके साथ साथ हम लोगों को अब 3 सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है जो कि जनन तंत्र के अंतर्गत आता है। एक सहायक ग्रंथि तो हम लोगों का शुक्राशय हो गया, ये क्या है, सहायक ग्रंथि है। दूसरा हम लोग का ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसकी संख्या 1 होती है, इसको हम लोग पुरस्थ ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि के जस्ट नीचे हम लोग छोटी छोटी सी, अगर हम लोग इसको रियल में देखें तो इसका कलर लाइट येलो होता है। येलोइश कलर का एक पेयर ग्लैंड होता है, जिस ग्लैंड को हम लोग काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। तो आइए हम लोग फिर से एक बार नर प्रजनन तंत्र को देखें। नर प्रजनन तंत्र के अंतर्गत 2 वृषण आते हैं। वृषण एक पाउचनुमा संरचना के अंदर कवर्ड होती है जिसको हम लोग वृषण कहते हैं। ये वृषण जो होता है ये हम लोगों के एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। अब एब्डोमिनल कैविटी क्या हो गया, तो हम लोग का जो पेट वाला गुहा है, गड्ढा है, उसके बाहर दोनों जंघाओं के बीच में पाया जाता है, जहाँ हम लोगों का जो सामान्य तापमान है उससे कम टेम्परेचर रहता है, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे शरीर से कम टेम्परेचर पे ही शुक्राणु बनने के लिए ये उपयुक्त होता है और वृषण यहाँ पे इतने कम टेम्परेचर में आराम से शुक्राणु को पैदा कर पाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो वृषण कोश है उसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम क्यों होता है, क्योंकि यही टेम्परेचर जो है वो शुक्राणु जनन के लिए उपयुक्त होता है। तो हम लोगों ने वृषण कोश को देख लिया, वृषण को देख लिया। अब वृषण जो है वो 250 पालिकाओं में बटी होती है, जिसको हम लोग वृषण पालिका कहते हैं। वृषण पालिका से 1 से 3 अति कुंडलित नलिकाएं निकलती हैं, जिसको हम लोग शुक्र जनन नलिका कहते हैं। ये शुक्र जनन नलिका रेटेड टेस्टिस और वास इफ्रेंस के सहारे इपीडिडाइमिस में इन कर जाती है और इपीडिडाइमिस में शुक्राणु तब तक स्टोर रहते हैं जब तक कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए परिपक्व न हो जाए, मैच्योर न हो जाए। मैच्योर होने के बाद शुक्रवाहिनी मतलब वास डिफरेंस के सहारे शुक्राणु आगे की तरफ मूव करते हैं और लूप जैसा संरचना बनाते हुए मूत्रवाहिनी के ऊपर से होते हुए मूत्राशय में ये इन कर जाते हैं। मूत्राशय तो मूत्र से भरी हुई थैली होती है, तो क्या हो गया, इसमें मूत्र की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है, तो अम्लीय प्रकृति में शुक्राणु डेड हो जाएंगे। इससे बचाने के लिए नेचर ने हम लोगों के बॉडी में
सेमाइनल वेसिकल शुक्राशय का निर्माण कर दिया है, जिसमें शुक्र प्लाज्मा निकलता है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जो इससे मिलकर के अम्ल से मिलकर के इसके प्रभाव को उदासीन कर देता है। और शुक्राणु और शुक्राशय से निकले हुए सेक्रीशन आगे की तरफ स्खलनीय नलिका में मिलकर के आगे बढ़ते हुए मूत्र मार्ग में इन करती है और मूत्र मार्ग सिसन में खुल करके सिसन के द्वारा शुक्राणु मादा बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से हम लोगों का नर प्रजनन तंत्र समाप्त हो गया।